नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह डॉटशाला पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला शुरू की थी, उसी क्रम में आज हमारा 5वां वीडियो है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लाइक शेयर तो आप सभी लोग करिए। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान को गहराई से प्रभावित करता है? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर भारत शासन अधिनियम 1947। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा दूसरा प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन या फिर 93वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 89वें संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि ध्वनि और प्रकाश दोनों, ये आपको ऑप्शन में से बताना है कि ध्वनि और प्रकाश दोनों क्या हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि का तरंग धैर्य समान होता है। दूसरा ऑप्शन है में तरंग धैर्य के गुण हैं। तीसरा ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं और चौथा ऑप्शन है वैक्यूम से होकर यात्रा करती हैं। मतलब इन दोनों में क्या समानता है आपको बतानी है ध्वनि और प्रकाश तरंगों में। तो इसका राइट आंसर होगा कि इनमें तरंग धैर्य के गुण होते हैं। इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पूर्व में भारत किन देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? म्यांमार और बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान, भूटान और अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार और बांग्लादेश। पूर्व में भारत अपनी सीमा किन देशों के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसके माध्यम से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, संसद या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर चित्तरंजन दास ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, थोड़ी और जानकारी लेते हैं बारडोली सत्याग्रह के बारे में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? हम लोग अभी देख रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और इसके बारे में देखें तो यह किसानों के हित के लिए, जो किसान बाढ़ और अकाल से पीड़ित थे, उनके हितों के लिए इस आंदोलन को किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिर आराम शाह ने। तो इसका राइट आंसर होगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों और छोटे और मध्यम व्यवसायों को ई-कॉमर्स में लाने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों और छोटे और मध्यम व्यवसायों को ई-कॉमर्स में लाने के लिए किस स्टेट के साथ साझेदारी की है? तो उसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र के साथ। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किसके बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन भूटान, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। प्रधानमंत्री ने किसके साथ मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ये हमारा आज का कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग एंटी फ्रीजिंग यानी कि जमने से रोकने के लिए किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य या फिर उपयुक्त सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ हैं? ये उत्तर प्रदेश में हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि शुक्र ताल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बलिया में, रामपुर में, मुजफ्फरनगर में या फिर मेरठ में। तो इसका राइट आंसर होगा कि मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में।
बलिया की बात करें तो बलिया में क्या है, बलिया में है सुराहा ताल। रामपुर की बात करें तो रामपुर में है मोती व गौर झील। मुजफ्फरनगर में शुक्रताल हम लोग देख ही रहे हैं। मेरठ की बात करें तो मेरठ में क्या है, मेरठ में है अपना रामताल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। ये चारों ऑप्शन में बताना है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर दमन और दीव। इन चारों में से दिल्ली का जो है अपना उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और के.एस. हेगड़े जी इसके जो हैं पहले उच्च न्यायाधीश थे। ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और के.एस. हेगड़े इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधियों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी। सरकारिया आयोग, मंडल आयोग, नानावती आयोग या फिर कोठारी आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधियों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी। तो इसका आंसर क्या है, सरकारिया आयोग। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक केंद्र राज्य संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसकी सरकारिया आयोग की बात करें तो इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया ने की थी, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ा है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो संविधान के भाग 11 में 245 से 255 तक इसका उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि दस्तलिंग सेकंड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और बांग्लादेश, भारत और यूएई, भारत और जापान या फिर भारत और उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत और उज्बेकिस्तान। दस्तलिंग किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नेता संवाद इसका क्या होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र का वास्तविक प्रकाशक था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर एम.एन. राय। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय। दोस्तों राजा राममोहन राय से संबंधित एक दो अन्य प्रश्नों को देखते हैं। तो राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। ये दो बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा राजा राममोहन राय से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओपेक का मुख्यालय हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वियना ऑस्ट्रिया, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है पेरिस फ्रांस और चौथा ऑप्शन है लंदन यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर क्या होगा, वियना। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल ... में पेश किया जा सकता है, यानी कि कहाँ पेश किया जा सकता है। राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्य विधान परिषद, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य विधानसभा। राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पारित किया जाता है, राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ पेश किया जा सकता है, तो राज्य विधानसभा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि संगम युग कहाँ के इतिहास से संबंधित है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत। तो ये आप लोगों को पता होगा कि संगम युग कहाँ के हिस्ट्री से संबंधित है, तो ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि राम बारात उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। वाराणसी में, लखनऊ में, कन्नौज में या फिर आगरा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आगरा में। राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है ग्राम सभा, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर नगर निगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जिला परिषद। पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था क्या होती है, जिला परिषद, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 280।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में रामसर स्थल अधिक हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ हैं? तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि संज्ञेय अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सी धारा गैर सरकारी व्यक्ति को प्राधिकृत करती है? धारा 45, धारा 42, धारा 43 या फिर धारा 44? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धारा 43। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि फौना का अर्थ क्या है? पौधे, जीव जंतु, पौधे और जीव दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीव जंतु। आप लोग फ्लोरा या फिर फौना जानते होंगे। फ्लोरा फौना क्या है? फ्लोरा मीन्स होते हैं हमारे पौधे और फौना मीन्स होता है हमारा जीव जंतु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2006, 26 अक्टूबर 2006 या फिर 31 जुलाई 2006? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन न्यायालय या फिर भारत के किसी भी विधि न्यायालय में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि भारत के किसी भी विधि न्यायालय में भारत के जो महान्यायविद होते हैं उनको सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया है? अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 265 या फिर अनुच्छेद 253? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253। हमारा ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया है? तो अनुच्छेद 253 के तहत। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो ये जो है मार्च 1986 में पारित हुआ था और नवंबर 1986 से लागू हुआ था। और ये हम थोड़ा सा देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्यों इसको आवश्यक समझा गया, क्यों इसको लाया गया। तो आप लोगों को पता होगा कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के बाद सरकार ने अनुच्छेद जो है 253 के तहत इसको जो है मार्च 1986 में पारित करवाया और नवंबर 1986 से ये इसको लागू किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने इसे एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त करवाई? एडम स्मिथ, फिशर ब्लैक, रॉबर्ट मर्टन या फिर जॉन मेनार्ड कीन्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जॉन मेनार्ड कीन्स। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नाम दिखाई दे रहा है हमें, उसकी बात करें तो एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र के पिता के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उपादान लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद? इसका राइट आंसर क्या होगा कि उपादान लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय होती है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि जोनाडा विंड्स कहाँ की स्थानीय पौधों के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्रीय शब्द है? अर्जेंटीना, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। जोनाडा विंड्स कहाँ के स्थानीय पौधे हैं? तो ये अर्जेंटीना के स्थानीय पौधे हैं। और इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें तो जोनाडा विंड गर्म और शुष्क स्थानीय पौधे हैं, गर्म और शुष्क होती हैं और इनको जो है सोंडा नाम के अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनको सोंडा पौधे भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किस वर्ष? दोस्तों यहाँ आपको अगर इसको समझ ना पा रहे हो तो इसका विश्वव्यापी वेब मतलब आपका ये www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो वही पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया? 1985, 1989, 1987 या फिर 1982? राइट, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1989 में। और इसका आविष्कार किया गया था। और पूछे इसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? बर्नर्स ली ने 1986 में इसका आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि मुरिया नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। मुरिया नृत्य छत्तीसगढ़ और
एमपी से संबंधित ये इन दोनों राज्यों में मतलब होने वाला नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि रिटालिन दवा जिसका इस्तेमाल आमतौर पर, यहाँ पे हमें फिल करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, रिटालिन दवा जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किस में किया जाता है, ADHD, डिस्कैलकुलिया, फॉरगेटिंग या फिर स्लीपिंग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ADHD। ADHD में रिटालिन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। रिटालिन दवा एक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा होती है, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा होती है, उत्तेजित करने वाला ड्रग्स होता है। इसका उपयोग ADHD में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था, अल्मेडा जी, मेनेजेस जी या फिर अल्बेरिया या फिर एल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा है पहला भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था, जो कि 1505 में वायसराय बनकर भारत आया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्होंने उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, वीवी गिरी, संजीव रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम या फिर M हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी। तो दोस्तों ये जो है 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद 1969 में ये तात्कालिक तौर पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया और 1969 से लेकर 1975 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम्हारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत में जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तत्काल ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाना PIL के परिणाम है, एक व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है, याचिका दायर करने वाला याचिकाकर्ता कोई पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ये प्रश्न हमने अपने किसी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में पहले से कर लिया है, बट हम क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन दोहराते रहते हैं इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन होता रहे। तो इसका राइट आंसर पता ही होगा आप सबको, आप सभी ने किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि याचिका दायर करने वाला याचिकाकर्ता कोई पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए। PIL में ऐसा जरूरी नहीं है, अर्थात PIL कोई भी व्यक्ति PIL यानी जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, जरूरी नहीं है कि वह पीड़ित हो, पीड़ित होना इसमें जरूरी नहीं है। तो यही इसमें गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बीटा कोशिकाएं कहाँ से संबंधित हैं, मतलब इनमें से किस भाग से बीटा कोशिकाएं संबंधित हैं, अग्न्याशय, उदर, बड़ी आंत या फिर यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। बीटा कोशिकाएं कहाँ से संबंधित हैं, अग्न्याशय से। बीटा कोशिकाओं की बात करें तो बीटा कोशिकाएं रक्त में हार्मोन्स का स्रवण करती हैं, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं बीटा कोशिकाएं, जो कि अग्न्याशय में पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं, ये तीनों कहाँ से संबंधित हैं, ये तीनों ही आपकी अग्न्याशय से संबंधित हैं। और बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, ये रक्त में हार्मोन्स का श्रवण करती हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न है हमारा आज का ये 40वां या फिर लास्ट वाला प्रश्न है, मुक्तोश्री किस फसल की नई किस्म है। मुक्तोश्री किस फसल की नई किस्म है आपको बताना है, चावल की, गेहूं की, सरसों की या फिर बाजरे की। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा चावल की। मुक्तोश्री किस फसल की नई किस्म है, तो वो चावल की है। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यदि इसके किसी भी भाग में या फिर इसके किसी भी पार्ट से आपको समस्या है तो उसको भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।